नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल कंपटीशनपुर पे। यूपी ट्रिपल एस सी पेट का हम प्रैक्टिस सेट आज आप सभी के लिए लेकर आए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, इसमें से ज़रूर आपके 2 से 4 प्रश्न फंसेंगे, तो आप इस वीडियो को देखिए। यदि नहीं फंसेंगे तो आपकी प्रैक्टिस कम से कम तो हो जाएगी कि आप कितना पढ़ चुके हैं, कितना तैयार है आपको। तो इसी को ध्यान रखते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साथ ही जल्दी यूपी ट्रिपल एस सी पेट का पेपर हो जाने के बाद हम एसएससी सीजीएल की तैयारी स्टार्ट कर देंगे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से लोथल की खुदाई की खोज किसने की थी। यदि आपने पढ़ा होगा तो ये आपको पता होगा इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सी यानी SR राव। कौन है? SR राव। चलिए बढ़ते हैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। आपकी स्क्रीन पर आ गया है क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्या है क्वेश्चन? सिंधु सभ्यता में घोड़े की अस्थियों का अवशेष कहाँ मिला। सिंधु सभ्यता में घोड़े की अस्थियों यानी हड्डियों का अवशेष कहाँ मिला। ये बहुत ही आसान प्रश्न है, ये आपके एग्जाम में सीधे पूछ सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी सुरकोटदा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण के ब्राह्मण मूल पाठ हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। डी यानी यजुर्वेद। क्या है? यजुर्वेद। चलिए बढ़ते हैं। बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था। बुद्ध को महापरिनिर्वाण का मतलब उनकी मृत्यु कहाँ हुई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, जल्दी से मुझे कमेंट में बताओ। ये बहुत ही आसान प्रश्न है। चलिए मैं बता देता हूँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा कुशीनगर, जो कि यूपी में पड़ता है। और मैं मऊ से आता हूँ, तो मैं कुशीनगर मेरे पास में है, मेरे मऊ डिस्ट्रिक्ट के आसपास है, तो मैं जानता हूँ अच्छे से। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पांचवा क्वेश्चन क्या है? अशोक के प्रधान शिलालेखों में सबसे बड़ा शिलालेख है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी 13वां। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं 12वां प्रश्न कि चलिए मैं थोड़ा नीचे आ जाता हूँ। चलिए पांचवा प्रश्न मैंने देख लिया। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या है। 6 क्वेश्चन, थोड़ा सा इसका मैं रंग चेंज कर दूँ, कलर थोड़ा सा अच्छा दिखेगा। चलिए, भूदान आंदोलन के प्रवर्तक किन्हें माना जाता है। तो वो भूदान जो आंदोलन है उसके प्रवर्तक यानी जिसने उन्हें उसको प्रकाश दिलाया, जिसने उसे प्रकाश दिया, मतलब जिसने उसमें अपना महत्व योगदान दिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विनोबा भावे। राइट आंसर डी। चलिए देखते हैं 1857 के प्रथम स्वतंत्रता विद्रोह संग्राम में भाग लेने वाली प्रसिद्ध महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। डी यानी बेगम हजरत महल। बढ़ते हैं 9th क्वेश्चन पे। क्या है 9वां क्वेश्चन? राष्ट्रीय गान सर्वप्रथम कहाँ और कब गाया गया था। और देखिए ये क्वेश्चन है, ये सिर्फ पेट वालों के लिए, सभी के लिए उदाहरण एग्जाम्पल ये है। जो क्वेश्चन है सभी के लिए जरूरी है, सभी के लिए जनरल नॉलेज एक टाइप का है। कोई भी पूछ सकता है कि बताओ हमारे देश का राष्ट्रीय गान सर्वप्रथम कहाँ और कब गाया गया था, तो क्या कहेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए यानी 27 दिसंबर 1911 को। कहाँ हुआ था? कलकत्ता में। चलिए देखते हैं क्या है 10वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के क्रांतिकारी नेता नहीं थे।
चंद्रशेखर आज़ाद थे, ये तो पता है। भगत सिंह थे, ये भी तो आपको पता है, ये बहुत आसान प्रश्न है। सूर्य सेन और गोपाल कृष्ण गोखले, इन दोनों में कन्फ्यूजन है आपको, मुझे पता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी गोपाल कृष्ण गोखले। चलिए देखते हैं क्वेश्चन, 12वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत का विश्व में क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा स्थान है? तो सिंपल सी बात है, ये बहुत आसान प्रश्न है, 7वां। समझ में आई बात? और जनसंख्या के आधार पे कौन है, किस स्थान पे है? दूसरे स्थान पे। पहले पे कौन है? चाइना है। चलिए 13वें प्रश्न क्या है? 13वां प्रश्न, निम्नलिखित केंद्र शासित क्षेत्रों में सर्वाधिक बड़ा आकार किसका है? यानी हम सीधे सीधे प्रश्न ये कर सकते हैं कि सबसे बड़ा, मतलब ये चारों में सबसे बड़ा कौन सा केंद्र शासित प्रदेश या केंद्र है जो क्षेत्र में बड़ा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी दादर नगर हवेली तथा दमन व दीप। देखिए ये राइट आंसर सी हो जाएगा इसका। चलिए थोड़ा सा मैं इसका रंग और दूसरा ले लूँ, अच्छा नहीं, मज़ा नहीं आ रहा है। चलिए क्या है प्रश्न 14वां, भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है? ये कौन सा प्रश्न है भाई? भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन है, कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी अन्नाई मोडी, ये यहाँ पे है, इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए। चलिए देखते हैं 15वें प्रश्न की तरफ, देखते हैं क्या है 15वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी झील मणिपुर में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी लोकटक। क्या है? लोकटक। चलिए देखते हैं 16वां प्रश्न क्या है। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ आपकी तरफ आकर्षण है ये इसका, ये क्वेश्चन आपकी तरफ आकर्षित कर रहा है अपने आप को, इसीलिए तो बार बार मैं आप सभी के लिए क्वेश्चन दे रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन क्या है, भारतीय अर्थव्यवस्था का मेरुदंड कौन सा क्षेत्र है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कृषि क्षेत्र। चलिए देखते हैं और प्रश्न क्या है। क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन क्या है, भारत में राष्ट्रीय आय का अवकलन करने वाली संख्या है। जो भारत में राष्ट्रीय आय जो आय जात निवास बनता है, तो आय जो होती है तो उसका अवकलन कौन करता है, मतलब उसकी देख रेख, उसकी पहचान, जान पहचान कौन करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। क्या है आंसर? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। निम्नलिखित में से किस क्रांति ने तिलहनों के उत्पाद में वृद्धि उत्पन्न की थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा पीली क्रांति। कौन? पीली क्रांति। तिलहनों मतलब समझते हैं आप, तिलहन एक जैसे सरसों होता है उसी तरह तिलहन होता है। हाँ, आकार में छोटा बड़ा हो सकता है, मतलब एक खाने का पदार्थ है जो कि पीला रंग का होता है, येलो थोड़ा सा। चलिए क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की 12वीं पंचवर्षीय योजना का क्या मुख्य उद्देश्य है? पंचवर्षीय ये जो योजना है उसका मुख्य उद्देश्य है तेज, सतत और अधिक सम्मिलित विकास। समझ में आई बात? क्या है? तेज, सतत और अधिक सम्मिलित विकास। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 20वां यानी 20वां की तरफ बढ़ते हैं। क्या है क्वेश्चन, एक सहकारी समिति के गठन के लिए न्यूनतम कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 10। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत आसान प्रश्न है, बहुत टुच्चे प्रश्न है, टुच्चे। चलिए अब बढ़ते हैं, कौन सा प्रश्न, हाँ देखिए यहाँ पे है 21वां प्रश्न। क्या है, संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को कब पारित किया गया था? संविधान सभा द्वारा संविधान को कब पारित किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 26 नवंबर 1949। चलिए
और क्वेश्चन क्या है, भारत सभा के पहले अध्यक्ष कौन से, संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे। ये बहुत ही आसान प्रश्न है और ये कॉमन प्रश्न है। ये क्या है, कॉमन प्रश्न है। भारतीय सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। चलिए ये प्रश्न, ये आंसर है आपका। चलिए समझ में आई बात, आपको बात समझ में आई कि नहीं मुझे कमेंट में बताइएगा। देखिए और प्रश्न क्या है, भारत का एकमात्र राज्य जहां सामान्य कोड का प्रावधान नहीं है, कौन सा ऐसा राज्य है जहां सामान्य कोड का प्रावधान नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी गोवा। क्या है, गोवा। ये चलिए क्या है 24वां प्रश्न, इनमें से कौन भारत का कार्यवाहक राष्ट्रपति नहीं था, कार्यवाहक राष्ट्रपति नहीं था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वीवी गिरी। क्या है, कौन है ये, वीवी गिरी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या है क्वेश्चन, थोड़ा सा मैं इसको नीचे कर दूं। चलिए, श्री रामनाथ कोविंद भारत के राष्ट्रपति थे, कौन, श्री रामनाथ कोविंद 16वें, 11वें, 12वें, 14वें, 11वें, 25वें कौन थे। तो इसका राइट आंसर बहुत ही आसान है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 14वें। बहुत ही सामान्य प्रश्न है, ये आपको जीके में भी पूछ सकता है, तो इसको तैयार कर लीजिएगा। समझ में आई बात। चलिए देखते हैं 26वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है, कौन सी अदिश राशि है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्य अदिश राशि है। ये फिजिक्स का क्वेश्चन है और ये हम लोगों के बोर्ड में, जैसे जो बोर्ड का एग्ज़ाम दिए हैं हम, तो बोर्ड का एग्ज़ाम दिए हैं तो हमको पता है ये 1 नंबर का पूछता है। तो आप सभी को ये पता है कि ये जो बोर्ड का एग्ज़ाम है उसी में से इसमें भी आता है। तो आप एनसीईआरटी पढ़ लेंगे बोर्ड का कक्षा 6वीं से और 12वीं तक, तो आप कोई भी एग्ज़ाम आसानी से तैयार कर सकते हैं। समझ में आई बात। लेकिन बच्चे इसको हल्के में लेते हैं। चलिए हम लोग भी हल्के में लेते थे, लेकिन बाद में पता चला कि ये बात सच है। चलिए समय पे कोई बात पता नहीं चलती है, अगर समय पे पता चल जाएगी तो हम आगे बढ़ जाएंगे। समझ में आई बात। प्राकृतिक का यही नियम है। तो मैं आपसे विनती करूँगा कि आप इन सब को छोड़कर एनसीईआरटी पढ़िए ध्यान से। आप कोई भी एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं, चाहे वो नेशनल लेवल का हो चाहे इंटरनेशनल लेवल का या तो स्टेट लेवल का। यहाँ तक आईआईटी, नीट और जेई, इन सब में एनसीईआरटी का पूरा प्रश्न होता है। 90 to 90% क्या मैंने कहा कि 90 से 99% प्रश्न एनसीईआरटी से होते हैं। चलिए हम आते अपने काम पर। हमारा काम क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया एक रासायनिक परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है, कौन सी एक क्रिया है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, पौधों में प्रकाश संश्लेषण। चलिए क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, एक नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बांधने वाले बल को क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी क्या है, ऑप्शन नंबर डी में भाई साहब प्रबल नाभिकीय बल। ये नाम से पता चल जा रहा है। समझ में आई बात। चलिए क्या है और प्रश्न, आर्निथोलॉजी का संबंध किससे है, आर्निथोलॉजी का संबंध किससे है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी पक्षियों से। ये प्रश्न आपके एग्जाम में सीधे सीधे पूछ सकता है, तो इसको याद कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चींटियों के अध्ययन को क्या कहते हैं, चींटियों के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। समझ में आई बात। चलिए ऑप्शन नंबर ए यानी मार्मिकोलॉजी। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और ये एक बार नीट में आया हुआ है। नीट यानी जो एमबीबीएस मेडिकल की पढ़ाई के लिए होती है, ये आया है उसमें भी, ये बायो के अंतर्गत आता है। तो इसको याद कर लीजिएगा। क्या है प्रश्न नंबर 30 का राइट आंसर क्वेश्चन नंबर ए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एक संख्या 55 में उतनी ही बड़ी है, एक संख्या 55 से उतनी ही बड़ी है, यानी एक संख्या 55 से उतनी ही बड़ी है जितनी कि वह 79 से छोटी है। संख्या ज्ञात करें। क्या है,
एक संख्या 55 से उतनी ही बड़ी है, 55 से उतनी ही बड़ी है जितनी कि 69, 79 कहते हैं इसे, 79। मुझे हिंदी उतना नहीं आती, तो 79 माफ़ करिएगा, 79 से छोटी है। 55 से उतनी ही बड़ी है जितनी कि 79 से छोटी है। मतलब क्या करना है आपको समझ में आ गई होगी। मैं आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा, नहीं तो बहुत टाइम लग जाएगा और ये डिटेल में बताने का समय नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी।